हेलो एवरीवन, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये कि सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर इस 10th स्टैंडर्ड के केमिस्ट्री का। और हमारे पास मैं जब भी जितने बच्चों से मिलता हूँ सब बोलते हैं सर सबसे पहले हमें ये डिफिकल्टी चैप्टर जो लगता है दैट इज केमिकल रिएक्शन, एंड दे फील कि यार ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, कैसे होगा। लेकिन मैं समझ नहीं पाता हूँ उन लोगों की बातों से कि ये लोग क्यों इसको इतना डिफिकल्ट बना देते हैं। ये इतना डिफिकल्ट वैसे है नहीं, क्योंकि इसकी जब आप चीज़ें बेसिक्स पढ़ते हो तो बेसिक्स में आपको समझ में आएगा कि ये एक्चुअली उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना ये दिख रहा है। ठीक है, तो आज हम इसी चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इस चैप्टर के बारे में पढ़ने से पहले हम 2-3 चीज़ें देखेंगे जो चीज़ें हमने अपने बहुत पहले करियर में पढ़ी हैं। आपने 8th में पढ़ी होगी, 7th में पढ़ी होगी। 2 वर्ड्स हैं, ध्यान से देखना। एक याद होगा आपको, वो है फिजिकल चेंज। क्या है बेटा? फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज। और दूसरा है केमिकल चेंज। आपने ये वर्ड जरूर सुने होंगे जब आप पढ़ रहे थे 8th में, 9th में कि ये सर फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर एक सब्सटेंस आपको कुछ भी हो सकता है, एक लकड़ी हो सकती है, एक आयरन बॉक्स हो सकता है, एक रॉड हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगर एक सब्सटेंस अपनी नेचुरल आइडेंटिटी यानी जो वो दिखता है वैसा अगर है, आइडेंटिटी को लूज कर दे, क्या कर दे? आइडेंटिटी को लूज कर दे। इफ इट loses its natural identity then that is known as basically chemical change. Okay, जैसे कि मैं एक आयरन रॉड ले लूं, आयरन रॉड, और इसको कुछ एक नई चीज बना दूं। अगर आपको और इसमें ज्यादा डिफिकल्ट लग रही हो तो आप एक और चीज देख सकते हैं, वुड, लकड़ी को मैं जला दूं, जलाने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? एशेस में। तो वुड से एक नया सब्सटेंस बनता है, ऐश, यानी जिसे हम बोल सकते हैं कि यहां पर सब्सटेंस ने अपनी प्रॉपर्टी क्या कर दी है? लूज कर दी है। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। लेकिन वहीं पर अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास आइस है, आइस को मैंने मेल्ट कर दिया। क्या कर दिया बेटा? मेल्ट। तो आइस को मेल्ट करने से कोई नया सब्सटेंस तो बना नहीं है भाई। आइस, वाटर जो था वो 3 स्टेट में रह सकता है, वो वेपर भी रह सकता है, वो हमने 9th में पढ़ा है कि वेपर भी हो सकता है। हमने ये पढ़ा है कि आइस जो है वो क्या रह सकती है? वाटर में भी है, और आइस तो खैर ही है हमारे पास। तो अगर आइस मेरी मेल्ट होती है, क्या होती है? आइस मेरी मेल्ट होती है, तो यहां पर कोई नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। तो आप बोल सकते हो कि ये जो चेंज है ये क्या है बेटा? मेरा फिजिकल चेंज। क्या है मेरा? फिजिकल चेंज। तो हमारे पास हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हमारा कंसर्न इनसे नहीं होने वाला, हमारा कंसर्न केमिकल चेंज से होने वाला है, क्योंकि जो भी जहां पर भी ये केमिकल चेंजेस होते हैं, यहां पे कोई नया सब्सटेंस बनता है, सब्सटेंस अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है, उसी को बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम, जो नया सब्सटेंस बनता है उस प्रोसेस को बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शन। यानी ऐसे सब्सटेंस जो क्या हो रहे हैं, जिनमें केमिकल चेंज हो रहा है, उसमें नया सब्सटेंस बन रहा है, उनको हम बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन। हमारे आसपास हम देखेंगे ना, पूरे दुनिया में, देश में, सब जगह पे हमारे पास क्या हो जाएगा? डिफरेंट हमारे स्टमक, हम जब खाना खाते हैं ना तो हमारे बॉडी में भी बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं, बहुत सारे। तो मैं बोल सकता हूं कि मेरे पेट में, आसपास, जहां पे भी देखो, हर जगह क्या है? केमिकल रिएक्शंस हैं, और केमिकल रिएक्शंस होती रहेंगी। बट हमारे लिए इतनी जरूरी नहीं है कि हम सारी केमिकल रिएक्शन पढ़ें। हम कुछ ही केमिकल रिएक्शंस हमारे 10th में पढ़ते हैं जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो नया टॉपिक है बेसिकली वो है हमारे पास केमिकल रिएक्शन का वर्ड, मतलब डिफरेंट हम केमिकल रिएक्शंस यहां पे पढ़ने वाले हैं। सिंपल सी बात है। तो केमिकल रिएक्शन पढ़ने से पहले आपकी बुक है, हम उस बुक में सबसे पहले स्टार्टिंग में ही हम क्या करते हैं कि केमिकल मतलब डिफरेंट सब्सटेंसेस लेते हैं और उसको चेक करते हैं कि वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, किससे रिएक्ट कर रहा है, क्या रिएक्ट कर रहा है। तो केमिकल रिएक्शन में हमारे 2 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। एक होगी रिएक्टेंट्स और दूसरे होंगे प्रोडक्ट्स। क्या होंगे बेटा? रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। जो आपस में रिएक्ट करते हैं, they react and they form a product। तो हमेशा याद रखना कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो लेफ्ट साइड में होते हैं
और प्रोडक्ट्स कहां पे होते हैं? राइट साइड में। कहां पे होते हैं? राइट साइड में। रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने की वजह से नया सब्सटेंस बनता है, उसको बोलते हैं हम फिजिकल चेंज। और फिजिकल चेंज जहां जहां होती है, सॉरी केमिकल चेंज, और जहां जहां केमिकल चेंजेस होते हैं हम उन्हीं को क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, हमें यह ध्यान रखना है कि हमारे पास रिएक्टेंट्स क्या है, प्रोडक्ट्स क्या हैं, और इन्हीं के बारे में हम सब पूरा डिस्कस आगे करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक्चुअली आप जब बुक खोलोगे तो आपके पास दो तीन चीजें मिलती हैं। ये मेरे पास है मैग्नीशियम रिबन। क्या है मेरे पास? मैग्नीशियम रिबन। और मैं मैग्नीशियम रिबन को क्या करूंगा? इसको बर्न करूंगा, जला के देखूंगा कि हमारे पास, अब आप लोग बोलोगे सर आप कहां डायरेक्ट आ गए? मैं कहीं नहीं डायरेक्ट आया हूं। मैग्नीशियम रिबन हमारा रिएक्टेंट है। जलाऊंगा, जब भी मैं बात करूंगा कि मैं किसी चीज को बर्न कर रहा हूं, जला रहा हूं, बर्निंग। बर्न का मतलब आप तुरंत समझ जाना, आई एम रिएक्टिंग इट विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन कौन सी? गैस। जब भी मैं बोलूंगा कि किसी चीज को मैंने जलाया, तो आप बोलोगे सर आपने जलाया, तो किसको जलाया? आपके पास एक मैग्नीशियम है, दूसरा कहां है? तो सर दूसरा जो है वो है क्या? ऑक्सीजन गैस। मतलब मैग्नीशियम एक रिएक्टेंट हुआ, ऑक्सीजन दूसरा रिएक्टेंट हुआ, उनको मैंने जलाया, तो क्या बन गया बेटा मेरे पास? मैग्नीशियम। जो बनेगा वो हम उस चीज को देखेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, बट हम देखेंगे कैसे बनता है। तो ये मेरे पास मैग्नीशियम रिबन है। क्या है? मैग्नीशियम रिबन। अच्छा, इसके बारे में कई और चीजें, इसको क्लीनिंग वगैरह क्यों करते हैं वो हम बाद में आगे डिस्कस करेंगे ही क्यों है। पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे पास ये मैग्नीशियम है, ये एक रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन मेरे पास चारों तरफ प्रेजेंट है। अगर मैं उसको जलाऊंगा, ये यहां पे मैं उसको क्या कर रहा हूं? जला रहा हूं। तो ये जो मैग्नीशियम है ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है बेटा? ऑक्सीजन के साथ। आप देख सकते हो ये जल रहा है ऐसे। मैग्नीशियम इज बर्निंग। क्या हो रहा है बेटा? मैग्नीशियम जल रहा है। ठीक है, अब ये जलते जलते जलेगा, थोड़ी देर जलता जाएगा, जलता जाएगा। आप इसको देखोगे इसमें बहुत ज्यादा ब्राइटनेस निकल रही है, लाइट निकल रही है, क्योंकि मैग्नीशियम एक रिएक्टिव है, काफी रिएक्टिव एलिमेंट है। और आप देख सकते हो कि यहां पे जो नीचे गिरेगा इसके बाद, जलने के बाद, उसको बोलते हैं हम मैग्नीशियम ऑक्साइड, और वो होगा पाउडर। क्या होगा बेटा? पाउडर। मैं आपको दिखाऊंगा उसके बारे में कि ये जल जाने दीजिए, उसके बाद हमारे पास क्या बनेगा बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जल रहा है। ठीक है, ये मेरा मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसको मैंने कहां पे कलेक्ट कर लिया? कहां पे? यहां पर उसको क्या कर लिया मैंने? कलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब आप लोग पूछोगे कि सर ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड आपने बोला कि ये कैसे कलर का? आपको दिख रहा होगा ये व्हाइट कलर का है। किसके कलर का है? ये व्हाइट कलर का। आप लोग अपने आपस में देख सकते हैं क्या है? व्हाइट कलर का। तो ध्यान देना, जो मैं पहली केमिकल रिएक्शन इस चैप्टर में डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि आपकी बुक में एनसीईआरटी में सबसे पहले ये है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट करता है? मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। मैंने बताया किसी चीज को जलाना मतलब उसको किसके साथ रिएक्ट कराना? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराना। मैग्नीशियम जलेगा ऑक्सीजन के साथ और बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और आप देख सकते हैं कि ये हमारी पहली फर्स्ट केमिकल रिएक्शन है। क्यों केमिकल रिएक्शन है? केमिकल रिएक्शन कब हो सकती है? कब बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है? मैम वहां पर, मैडम, सर, जो भी बोल लो आप, सबसे पहले आप याद रखना कि वहां पर तभी हो सकता है जब एक रिएक्टेंट रिएक्ट करे और अपनी आइडेंटिटी लूज कर दें, और लूज करने के बाद एक नया ही प्रोडक्ट बन जाए। आप देख सकते हो मैग्नीशियम रॉड, जो मैग्नीशियम रिबन था वो स्ट्रांग था, ये पाउडर बन गया है और व्हाइट कलर का हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम ने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी। किसने लूज की? मैग्नीशियम ने क्या लूज कर दी बेटा? आइडेंटिटी। क्या यूज कर दी? लूजेस इट्स आइडेंटिटी, एंड क्या बनता है? लूजेस इट्स आइडेंटिटी एंड इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, आप हमेशा याद रखना कि मैग्नीशियम जलेगा और क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, अब आपने देखा कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये दोनों को मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों क्या है मेरे पास? रिएक्टेंट्स हैं। क्या है बेटा? रिएक्टेंट्स। और जो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट राइट साइड में हमेशा होता है, हमेशा राइट साइड में प्रोडक्ट होगा, तो क्या हो जाएगा? ये प्रोडक्ट। तो लेफ्ट वाले को क्या बोलते हैं हम? रिएक्टेंट्स, जो लेफ्ट साइड में है, हाँ कि ना? और जो राइट साइड में उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स। राइट साइड में। कहां पे बेटा? राइट साइड में। अपने दिमाग में 2 3 4 चीजें अच्छी तरीके से बिठा लेना। ठीक है, ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी भी। तो होता क्या है कि सिंपल सी बात है कि सबसे पहले बच्चों के मन में आता है कि सर केमिकल रिएक्शन तो मुझे धीरे धीरे समझ में आ रही है,
अब आपको इसको लिखना कैसे है? देखो, साइंटिस्टों ने जब ये चीज बनाई, ये रिएक्शंस बनाई, तो आप मुझे बताओ कि क्या प्रैक्टिकल है कि बार बार मैग्नीशियम लिखूं, बार बार मैं ऑक्सीजन लिखूं और बार बार मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखूं? इतना टाइम आपके पास नहीं होता है। 9th स्टैंडर्ड में हमने सीखा है कि हर एक एलिमेंट के सिंबल सीखे हैं। मैंने स्टार्टिंग हाइड्रोजन से किया। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता था? H। लिथियम का सिंबल होता था Li। हीलियम का सिंबल होता था He। ऐसे ऐसे करके डिफरेंट एलिमेंट्स के हमने सिंबल सीखे हैं। तो साइंटिस्टों ने बोला कि आपने मैग्नीशियम को जलाया। किसको जलाया? मैग्नीशियम को। और क्या, किसके साथ जलाया भाई? जलाने का मतलब है ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट कराया। और क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप बार बार थोड़े लिखोगे कि भाई मैग्नीशियम ऑक्साइड, इतना लिखने में आपके पास इतना टाइम होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि आपके पास इतना टाइम नहीं है, इसीलिए साइंटिस्टों ने इनको सिंबॉलिकली, क्या बेटा? सिंबॉलिकली, सिंबल के फॉर्म में लिखा। सिंबॉलिकली कि इसको सिंबल के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो भाई? हमने पढ़ा है कि मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg। अभी मैं ये क्लास एक लेने वाला हूं कि सबके सिंबल्स मैं आपको बताऊंगा। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है? O2। अब आप बोलोगे सर O2 का, ऑक्सीजन का सिंबल तो O होता है। तो मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन गैस होती है, हमेशा ऑक्सीजन गैस। जलाओगे किसी चीज को तो किसके साथ प्रेजेंस में जलाओगे? ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में। तो मैग्नीशियम व्हेन इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आपका मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है, सर आपको कैसे पता चला कि यहां पे MgO आएगा? इसीलिए हमारे पास सबसे ज्यादा बच्चे जो डाउट सबसे ज्यादा पूछते हैं वो यही पूछते हैं कि सर ये कंपाउंड्स कैसे बनते हैं। तो इसके लिए हमें पहले 9th में जाना पड़ेगा, जो कि हम जाएंगे और सीखेंगे कि इन सिंबल्स को बनाया कैसे जाता है। ठीक है, ये कंपाउंड्स बनते कैसे हैं, ये कंपाउंड्स दिखते कैसे, आपने 9th में सीखा है। बट कुछ चीजें 9th में याद रहती हैं, नहीं रहती हैं, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाँ, एक और चीज याद रखना कि अगर मैंने इनको सिंबॉलिकली फॉर्म में लिखा है तो इसको बोलते हैं हम केमिकल इक्वेशन। क्या बेटा? केमिकल इक्वेशन। याद रखो हमेशा से कि मेरे पास अगर एक सब्सटेंस है वो रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? एक नया कंपाउंड बनाएगा, उसको बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शन। यानी ऊपर वाली क्या हो गई? केमिकल रिएक्शन, और नीचे वाली उसको अगर सिंबल के फॉर्म में मैं लिख दूं तो वो हो जाती है केमिकल इक्वेशन। क्या हो जाती है? केमिकल इक्वेशन। ठीक, तो मैंने अभी आपको, हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, कंपाउंड्स बनाने के लिए हमारे पास दिमाग में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है वो क्या आने वाला है कि हम, अब मैंने आपसे बोल दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर सल्फेट, नाम बड़े बड़े लेते हैं लोग लेकिन बताते नहीं है उसे कैसे बनाना है। एक्चुअली 9th में हमारे पास ये था कि हमें कंपाउंड्स कैसे बनाने हैं, हमें कैसे सॉल्व करना है चीज़ें। तो हम बेसिकली इन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे कि हमारे बनते कैसे हैं कंपाउंड्स। उसके लिए हम एक टर्म सीखा था हमने, वैलेंसी। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि कुछ वैलेंसी, हमारे जो भी कांटेक्ट में है बच्चे, मैं उनको हमेशा से बोलता हूं कि आप बच्चों वैलेंसी को एक सबसे ज़्यादा फैक्ट याद रखो कि वैलेंसी है क्या, क्या नहीं है। तो वैलेंसी के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। ये मेरे पास वैलेंसी के 2 टेबल्स हैं, आपने इन्हें 9th में देखा होगा कि हमारे पास टॉप 20 एलिमेंट्स हैं, हमने जो 9th में पढ़े हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, और कॉर्नर में हमें सबके देखो सबकी वैलेंसी दी हुई है। ठीक है, उसी तरीके से एक और टेबल था हमारे पास, यहाँ पे आप देख सकते हो सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर, ये सब की वैलेंसी कितनी है? ये जो सारे दिख रहे हैं इन सब की वैलेंसी कितनी है? 2 है। उसके बाद ये 1 है। इसके बाद हमारे सबकी वैलेंसी कितनी है? 2 है। और ये वालों की वैलेंसी कितनी है? 3 है। ये जो सारे दिख रहे हैं, अगर आपको मैं बात करूं ऐसे, और यहाँ पे एक ऐसे, और यहाँ पे एक ऐसे, यानी ये देख सकते हो ये वैलेंसी 1 वाले हैं, ये वैलेंसी 2 वाले हैं, और ये वैलेंसी 3 वाले हैं। और बाकियों की आपको वैलेंसी यहाँ पे दिख रही है, ये सारे हमारे टॉप 20 एलिमेंट्स हैं। मुझे कुछ बच्चों ने पूछा सर ये वैलेंसी क्या होती है, तो मैं आपको वैलेंसी भी बता देता हूँ। बेसिकली हमने सीखा था कि हमारे पास जैसे हाइड्रोजन लेते हैं, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है, इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको मैंने बताया। अब आप बहुत पहले जाऊंगा तो मैं भी एटम में मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे पास केस शेल होता है, पहला ऑर्बिट होता है। एक एटम में क्या होता है? सबसे पहले एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर एक क्या होता है? पहला ऑर्बिट होता है। फिर एक कौन सा होता है? दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, ऐसे ऑर्बिट होते हैं। तो पहले ऑर्बिट को बोलते हैं केस शेल, दूसरे को बोलते हैं एल, तीसरे को बोलते हैं एम, और चौथे को बोलते हैं एन। के में जो मैक्सिमम है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। इसमें कितने होते हैं? 8।
इसमें मैक्सिमम तो 18 आ जाते हैं और इसमें मैक्सिमम 32 आ जाते हैं। आपने ये चीज सीखी होगी। तो हम लोगों को याद होगा कि हमने बताया था मैंने आपको कि इलेक्ट्रॉन्स यहां पर डाल के हम देखेंगे कि कितने इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। तो बेसिकली हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो कि वो कहां पे रख देता है, इस ऑर्बिट में। कहां पे, इस ऑर्बिट में। अब आप बोलोगे कि सर एक इलेक्ट्रॉन उसके पास है, चाहिए उसको दो। तो मैं आपको यही बोल रहा हूं कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। मान लो जो इसको कोई ऐसी चॉकलेट चीज खरीद रही नहीं जिसकी कॉस्ट 2 रुपए है। कितनी कॉस्ट है, 2 रुपए, और उसके पास 1 रुपए है। तो क्या चांस है, अगर उसके साथ उसका दोस्त है, दोस्त क्या कहेगा कि देखो दोस्त के पास भी 1 रुपए, इसके पास भी 1 रुपए, अब इनको खरीदनी है 2 रुपए की चॉकलेट, एक ही इंसान खरीद सकता है। तो दोस्त क्या बोलेगा कि यार एक काम करो, तुम मुझे एक दे दो, अपना 1 रुपए दे दो, तो मैं क्या करूं, मेरे पास 2 रुपए हो जाएंगे, मैं समोसा या जो भी आप चॉकलेट खरीदना चाहो चॉकलेट खरीद लूंगा। तो हाइड्रोजन बोलता है अच्छा ठीक है, वैसे भी मैं एक में खरीद नहीं पाऊंगा, आप एक मेरा ले लो। तो ये जो लेना या देना बेसिकली मैं बोलता हूं, या आपको एक टेक्निकल टर्म्स में बोलूंगा द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, या बेसिकली मैं कहूं लेना या देना ही को क्या बोलते हैं हम, वैलेंसी। तो ये क्या कर सकता है, इसको 2 बनाने हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो या तो एक वो दे दे या तो एक वो ले ले। इसीलिए हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी हो जाती है बेटा, 1। हीलियम, अगला हीलियम आता है। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके पास। अब उसने क्या कर दिया, आपने पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, उसके पास उसको चॉकलेट खानी, उसके पास 2 रुपए हैं, उसको किसी से भी कोई भी लेने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हीलियम की वैलेंसी कितनी हो जाती है, 0। क्या हो जाती है, 0। और आप आगे पढ़ते जाओगे कि सबकी वैलेंसी क्या होती जाती है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, सबकी वैलेंसी आपको यहां पर दिख सकती है कि यहां पे सबकी वैलेंसी क्या है। ये कुछ अलग कंपाउंड्स हैं, कार्बोनेट, सल्फाइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, मैग्नीशियम, इन सब की भी वैलेंसी क्या है आपको यहां पर दी गई है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम बनाने वाले हैं कंपाउंड्स। मैं आपसे सिर्फ एक सिंपल कंपाउंड पूछूंगा, बहुत बनाना बहुत ज्यादा आसान होता है इनको। तो मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे, अभी मैंने कंपाउंड पढ़ा मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या पढ़ा मैंने, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैं आपसे पूछूं कि सर मुझे बताओ भाई मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनेगा। तो बहुत आसान होता है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसको कुछ नहीं सोचना है, बस आपको एक काम जरूर करना पड़ेगा कि आपको ये टेबल याद करना पड़ेगा। विदाउट ये टेबल से ना आप कर नहीं पाओगे कोई सारे क्वेश्चंस। आपको इन टॉप 20 एलिमेंट्स की भी वैलेंसी याद करनी पड़ेगी और इन टेबल्स की वैलेंसी याद करनी पड़ेगी, वरना आप कंपाउंड बना नहीं पाओगे। तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना है। हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम है और ऑक्साइड है। ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन। तो मैं आपको बता दूं कि मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, मैग्नीशियम का सिंबल होता है हमारे पास, यहां पे आप देख सकते हो मैग्नीशियम का सिंबल क्या है, Mg। कितना है बेटा, Mg। ऑक्साइड का मतलब होता है ऑक्सीजन यानी O। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है, पूरा टेबल कितना है, कितनी वैलेंसी रखता है, 2। कितना रखता है, 2। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहां पे आपको दिख रहा है, ऑक्सीजन की वैलेंसी ये भी देखो, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, उसका सिंबल O होता है और उसकी भी वैलेंसी कितनी होती है, 2। कितनी होती है बेटा, 2। मैं क्या करूंगा, आपने 9th में सीखा है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहां पर क्या है, ध्यान देने की जरूरत है कि अगर यहां पे डाउन साइड Mg की भी वैलेंसी 2 है, ऑक्सीजन की भी वैलेंसी 2 है, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको ये 2 नहीं मानना है। अगर यहां पे सेम है तो हमेशा उसको 1 और 1 मानना है। ये अपने दिमाग में आपको रखना है कि अगर यहां 3 और 3 है तो भी आप क्या मान लोगे, 1 और 1। हाँ, अलग अलग होगा तो आपको फिर वो वही लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहां 2 हो जाए और यहां 3 हो जाए, तब आप चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपको दिया गया है कि यहां 2 है तो आप बोल सकते हो कि 2 तो दोनों सेम है, हाँ कि ना। तो अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको Mg2O2 लिखना चाहिए, नहीं, अगर दोनों में सेम है तो आपको ये 2 की जगह इसको 1 ही लेना पड़ेगा। तो Mg भी 1 हो जाएगा और ऑक्सीजन भी हो जाएगा और आपका कंपाउंड क्या बनेगा, MgO। Mg भी 1 और ऑक्सीजन भी 1। समझ में आया। तो हमेशा से याद रखना कि अब एक और है, अब आप बोलोगे और सर कंपाउंड बना के दिखाओ, मुझे ऐसे समझ में नहीं आया। तो मैं आपको बोलूंगा कि सर एक काम करते हैं, हम सोडियम सल्फाइड का बनाते हैं, सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड। सोडियम कहां पर है, आपको यहां दिख रहा होगा, है ना, उसकी वैलेंसी तो 1 है। और सल्फाइड यहां पे ये दिख रहा है जिसकी वैलेंसी क्या है, 2 है। तो सोडियम का सिंबल क्या होता है बेटा, Na दिख सकता है आपको, वो प्लस और माइनस में आप कंफ्यूज मत होना, समझ में आया। सोडियम का वैलेंसी, सोडियम का सिंबल क्या है, N, और सल्फाइड का सिंबल है S। ठीक है, अब आप Na का, सोडियम का वैलेंसी कितनी है, नीचे 1 लिख दो।
सल्फाइड की भी वैलेंसी कितनी लिख दो, यहां पे 2 लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा, अब यहां पे अलग अलग है, सेम होते तो आपको 1 1 लेना था, बट यहां सेम नहीं है तो Na हो जाएगा 2 और सल्फाइड हो जाएगा 1। तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा सोडियम सल्फाइड वो हो जाएगा Na2S। क्या हो जाएगा, Na2S। ऐसे आप बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकते हो। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास सिंबल लेते हैं हम लेते हैं कैल्शियम नाइट्रेट। कौन सा लेते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट। समझ में आया। तो कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, Ca। देख सकते हो कैल्शियम का सिंबल क्या है, Ca। और नाइट्रेट का सिंबल क्या है, NO3। क्या है बेटा, NO3, है ना। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है, 2 है, देख सकते हो कैल्शियम की वैलेंसी 2 है। और नाइट्रेट इन सब की वैलेंसी क्या है, 1। क्या है, 1। सेम है क्या, नहीं। तो हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, CaNO3 और ये पूरा ट्वाइस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पूरा NO3 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो CaNO3 यानी कैल्शियम नाइट्रेट। इसी तरीके से आप किसी भी कंपाउंड के क्या कर सकते हो, आप कोई भी चीज याद रखो, बस आपको ये टेबल याद रहना चाहिए। आप कोई भी कंपाउंड हो उसको बना सकते हो। अब इसका यूज कहां पे मिलेगा आपको, जब आप केमिकल रिएक्शंस करोगे और आपको वहां पे उसको केमिकल इक्वेशन लिखनी है, यानी उसको सिंबॉलिकली लिखना है, तो आपको ये सारी चीजें क्या होंगी, फिर से काम आएंगी। समझ में आया। अब आपके लिए क्या है, 2 टारगेट्स हैं कि आपको पहले इसकी वैलेंसी याद होनी चाहिए और आपको कंपाउंड बनाने चाहिए। ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी के बारे में हम ये फिर से कंपाउंड्स बहुत सारे बनाएंगे और मैं आपके एज अ 8-10 कंपाउंड हम लेंगे और उनके आपकी एनसीईआरटी के ही हम कंपाउंड्स लेंगे और हम क्या कोशिश करेंगे कि उनका जो कंपाउंड नेम है यानी उसको सिंबॉलिकली लिखेंगे और हमारा यही टारगेट अगली नेक्स्ट क्लास में होने वाला है। ठीक है, तब तक के लिए आपके पास एक टारगेट है कि आप ये वैलेंसी, इन सब की वैलेंसी क्या है, 1, इन सब की वैलेंसी क्या है, 2, इन सब की वैलेंसी क्या है, 3। ठीक है, आप इतना याद रखो और ये जो टॉप 20 एलिमेंट्स हैं इन सब की भी वैलेंसी को आपको याद रखना पड़ेगा, जिससे कि हमारे पास नेक्स्ट टारगेट आसानी से हम कंपाउंड बनाएंगे। तो केमिकल रिएक्शन बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है केमिकल इक्वेशन, क्योंकि आपको अब केमिकल रिएक्शंस नहीं आएंगी, आपको जब वो आप लिखोगे वहां पर तो आपको आएगा केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में यही सारी चीजें हम फिर से कंपाउंड बनाएंगे और 8-10 कंपाउंड नए देखेंगे और आपको तब तक आपको ये वैलेंसी याद करके आनी है, ये आपका नेक्स्ट टारगेट है। तो हम नेक्स्ट ये करके आएंगे। और एक चीज याद रखना कि हम नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे आपको याद होनी चाहिए, पक्का। और तब तक के लिए करके आओ, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, चलो बाय बाय।